हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित और इस वीडियो में हम अपने एथिकल हैकिंग के कोर्स से थोड़ा हट के बात करेंगे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे मेरे कोर्स में, हमारा जो फ्री कोर्स चल रहा है, तो अगर आप उसमें फॉलो कर रहे थे तो हम बहुत टाइम से कोर्स का पढ़ रहे थे मटेरियल। मैं चाहता था थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो डिमांडिंग हो, लोगों को इसको लेके बहुत डाउट हो और क्लियर नहीं हो रहा है। मैं अगर वीडियो देख रहा हूँ अलग अलग जनों की, मैं ब्लॉग्स पढ़ रहा हूँ, उसमें आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। लोग आपको बस बता रहे हैं कि आप वीपीएन यूज़ करो, आप टॉर यूज़ करो, आप प्रॉक्सी यूज़ करो, आपको थियोरेटिकल बता रहे हैं कि ये सब यूज़ करो तो आप एनोनिमस हो जाओगे, लेकिन इसमें आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे जा रहे हैं कि वीपीएन होता क्या है, टॉर होता क्या है, काम कैसे करते हैं, हम कैसे इससे एनोनिमस हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अगर आप इन ब्लॉग्स को पढ़ोगे, वीडियोस को देखोगे, लेकिन वो सब क्लियर नहीं हो पाते। आपको थियोरेटिकल बता दिया जाता है लेकिन प्रैक्टिकल तो कोई भी नहीं बताता। ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में आपको वीपीएन से कनेक्ट होकर दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कैसे वीपीएन काम करता है, कैसे हम गूगल से कनेक्ट होते हैं वीपीएन के थ्रू। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, जिससे आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सो इस वीडियो को ना एंड तक देखना, क्योंकि मैंने एक बोनस पॉइंट रखा है जिससे एनोनिमस होने के हमारे आधी चीजें जो हैं वो पहले ही क्लियर हो जाएंगी अगर हम उसको फॉलो करके चले। तो मैंने इस वीडियो में 20 पॉइंट्स बनाए हैं जिनके थ्रू हम एनोनिमस हो सकते हैं। ठीक है, तो एंड तक देखना ताकि जो बोनस पॉइंट है उसको आप देख पाओ और काफी सारी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो जाएगी अगर आप वो यूज करते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं लिस्ट पे जाऊं, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है वीपीएन। ठीक है, वीपीएन का अगर मैं समझाऊं तो वीपीएन आप हर जगह देख के आ चुके होंगे या आपने पढ़ चुका होगा कि वीपीएन सबको पता है आजकल क्या होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि बैकएंड यानी कि ओरिजिनलिटी में पीछे काम कैसे चल रहा होता है, वीपीएन होता क्या है, कैसे हम इससे एनोनिमस होते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मैं अपना। तो बेसिकली वीपीएन होता क्या है, देखो, अगर मेरे को एक नेटवर्क मानते हैं, ये इंडिया में मेरा नेटवर्क है, मेरे घर का नेटवर्क है, इसमें मेरा मोबाइल भी कनेक्ट है, इसमें मेरा प्रिंटर भी कनेक्ट है, मेरा डेस्कटॉप, मेरा लैपटॉप, सब कुछ कनेक्ट है इसमें मेरा। ठीक है, ये मेरा एक इंडिया का नॉर्मल नेटवर्क है, किसी भी घर का नेटवर्क हो सकता है, किसी ऑफिस का नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, ये इंटरनेट है, इंटरनेट से भी गूगल से कनेक्ट होना है इसे, तो ये इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करके गूगल पे जाएगा। हम कहते हैं ना www.google.com, तो ये जाएगा गूगल पे। तो कैसे कनेक्ट होगा, बेसिकली हम ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे ये एरर मैसेज को मैं साइड करता हूँ। सो हम ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो मेरा नेटवर्क है, ठीक है, ये नेटवर्क आपस में सारे कनेक्टेड है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें हम एनोनिमस नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे डायरेक्ट हमारा जो ये पीसी है ये रिवील हो रहा है, हमारा पूरा नेटवर्क रिवील हो रहा है, हम कहाँ से आ रहे हैं ये सब कुछ तो रिवील हो रहा है। तो हम इसमें एनोनिमस कैसे हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं वीपीएन। तो बेसिकली वीपीएन होता क्या है अब समझते हैं। देखो, वीपीएन भी एक सिंपल हमारी तरह एक नेटवर्क होता है। ठीक है, जैसे ये है ना, ये यूएसए का एक नेटवर्क है, जैसे ये इंडिया का नेटवर्क है, वैसे ये सेम एक यूएसए का नेटवर्क है। ये आपस में कनेक्टेड कुछ लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर्स, मोबाइल, ये भी एक नेटवर्क है। अब हम क्या करते हैं, जब हम वीपीएन यूज करते हैं तो वीपीएन में हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, हम डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक करके दिखाऊं, पूरा इसके कनेक्टिविटी करके दिखाऊं, सो हम क्या करते हैं, पहले इससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो क्या होगा, पहले यहाँ इस नेटवर्क के अंदर जाएगी, फिर इस नेटवर्क से वो कहाँ जाएगी, इंटरनेट पे, और इंटरनेट से जो रिस्पॉन्स आएगा बैक हमें, वो कैसे आएगा, पहले वो यूएसए के नेटवर्क पे आएगा, फिर यूएसए का नेटवर्क हमारे इंडिया के नेटवर्क पे भेजेगा। सो इससे क्या हो रहा है, एनोनिमस हो रहा है। अगर किसी इंटरनेट पे पता भी चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, तो ये उसको क्या पता चल रहा है, ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, यूएसए से ये रिक्वेस्ट आ रही है, ये इस पीसी से रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, अगर अब मुझे गूगल से रिक्वेस्ट करनी है, गूगल पे रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, पहले मेरी रिक्वेस्ट जाएगी इस पाथ पे, फिर वो इस पाथ पे जाएगी। ठीक है, तो अब कैसे काम करिए, ये बोलेगा कि भाई मुझे गूगल से कनेक्ट कर, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी पहले यूएसए के नेटवर्क पे, रिक्वेस्ट करेगा यूएसए का नेटवर्क इंटरनेट पे, फिर वहां से हमें रिस्पॉन्स बैक आएगा कि गूगल मिल चुका है, आपको गूगल से कनेक्ट होना तो गूगल मिल गया है, फिर वो रिस्पॉन्स वापस हम पे भेजेगा। सो ऐसे काम करता है वीपीएन। वीपीएन क्या है, एक नेटवर्क है, वो भी हमारी तरह नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म ही है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो क्या हो रहा है कि कंपनियों ने अपना एक ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उनके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। अब जो भी रिक्वेस्ट जाएगी उनके नेटवर्क से इंटरनेट पे जाएगी, और इंटरनेट को क्या दिखेगा कि वो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, वो वीपीएन कहीं का भी हो सकता है, वो यूएसए का हो सकता है, वो चाइना का हो सकता है, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, रशिया का हो सकता है, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है। तो ऐसे काम करता है वीपीएन। आई होप आपको इसको देख के काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने थ्योरी नहीं बताई है, थ्योरी आपको हर जगह मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल से आपको हर चीज
रिलेट करके चलूँ, सो प्रैक्टिकल से आपको समझ आ गया होगा वीपीएन काम कैसे करता है बेसिकली। अब हम आते हैं अगर अगले पॉइंट पे, सो प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी आपने अगर नहीं सुना है तो प्रॉक्सी मैं बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि वीपीएन हर किसी ने सुना होता है, प्रॉक्सी हर किसी ने नहीं सुना होता। तो प्रॉक्सी बेसिकली होता क्या है, प्रॉक्सी होता है कंप्यूटर, यानी कि मान लो मुझे अपने लैपटॉप से इंटरनेट पे कनेक्ट होना है, लेकिन मैं इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट ना होके एक कंप्यूटर बीच में रख दूं और मैं बोलूं भाई लैपटॉप उस कंप्यूटर पे पहले रिक्वेस्ट कर और उस कंप्यूटर को बोल कि तू जा गूगल पे और गूगल पे मेरी जो रिक्वेस्ट है उसे पूरी कर और जो तेरे पे रिस्पॉन्स आएगा, जो तेरे पे आउटपुट आएगा वो वापस मुझे दे दियो। तो ये होता है, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया। अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकल में समझाऊं तो प्रैक्टिकल में आपको काफ़ी अच्छे से ईजिली समझ आ जाएगा। सो चलते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि कैसे काम करता है प्रॉक्सी, तो देखो प्रॉक्सी काम करता है ऐसे, मैं लैपटॉप से क्या इससे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो सकता, इंटरनेट से बिल्कुल हो सकता हूँ आराम से, है ना। तो बिल्कुल आराम से मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ इससे और मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि हम एनोनिमस तो नहीं रह गए ना। मेरा लैपटॉप जो है पूरा इंटरनेट पे वो पूरा रिवील हो रहा है, सब कुछ मेरे इंटरनेट पे जा रहा है। सो फायदा क्या हुआ, एनोनिमिटी तो रह नहीं रही है हमारी। सो लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी हम यूज करते हैं प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी क्या है, बेसिकली प्रॉक्सी भी एक हमारी तरह कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब प्रॉक्सी को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरा लैपटॉप है प्रॉक्सी, अब तू मेरे लिए काम कर, तू इंटरनेट पे मेरे लिए कनेक्ट हो, ठीक है। गूगल पे जा, गूगल पे मेरी जो रिक्वेस्ट है वो मेरी फुलफिल कर और जो रिक्वेस्ट आएगी वापस वो वापस मुझे ला के दे दियो। तो अब क्या होगा, मैंने रिक्वेस्ट करी गूगल पे, फिर ये प्रॉक्सी कनेक्ट होगी इंटरनेट पे और इंटरनेट से अब ये वापस आएगी प्रॉक्सी पे और प्रॉक्सी हमारे को लाके देगा। तो ऐसे काम करता है प्रॉक्सी, ठीक है। ये होती है प्रॉक्सी, बहुत इजी होता है प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट। अगर मैं कंपेयर करूँ वीपीएन से, क्योंकि वीपीएन के लिए हमें पूरा नेटवर्क एक बिछाना पड़ता है, ठीक है। अब इससे आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि वीपीएन क्या है, एक नेटवर्क होता है। वीपीएन नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं। प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी एक कंप्यूटर है। प्रॉक्सी तो मैं अपने एक दूसरे कंप्यूटर को भी बना सकता हूं, यानी कि मेरे बगल में एक लैपटॉप है, मैं उसको भी प्रॉक्सी बना के यूज करके इंटरनेट पे जा सकता हूं। लेकिन वीपीएन के लिए मुझे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, मुझे पूरा एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क क्या होता है, कम से कम दो कंप्यूटर के बीच में तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा ना। सो कम से कम दो कंप्यूटर चाहिए होंगे। तो ये अंतर होता है वीपीएन और प्रॉक्सी के बीच में, ठीक है। कैसे हम वीपीएन और प्रॉक्सी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो ऐसे होता है कि एक प्रॉक्सी एक सिंगल कंप्यूटर होता है और वीपीएन एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, हम जिसे कह सकते हैं कनेक्टेड एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करते हैं। अब अगले पे आए, अगर अगले पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट है मेरा टॉर। तो टॉर आपने बहुत सुना होगा, हम इसे कहते हैं डार्क इंटरनेट कहते हैं या डार्क नेट कहते हैं, इसे बहुत अलग अलग नाम से पहचाना जाता है और ये इंडिया में इनलीगल है, मैं आपको अभी बता दूं। और मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। टॉर अगर आप यूज़ करते हो तो इनलीगल है, मत यूज़ करो, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर आप पकड़े जाओ। सो इसको मत यूज़ करना, बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ मैं इसको। अब हम बात करते हैं टॉर कैसे वर्क करता है। देखो टॉर कैसे वर्क करता है, ये हमारी एक प्रॉक्सी थी। देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। बेसिकली देखो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सी क्या होती है, ये प्रॉक्सी है, ठीक है। ये इंटरनेट से हम ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक बात सोचो कि अगर मेरे को और ज़्यादा एनोनिमस होता है तो मैं टॉर यूज़ करता हूँ। तो टॉर होता क्या है, बेसिकली टॉर एक हम बोलते हैं, टॉर उसका नाम है। वैसे टॉर को अगर मैं आपको टेक्निकलिटी में समझाऊं तो वो क्या है, चेन ऑफ प्रॉक्सीज। यानी कि वो क्या है, मैंने अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट करनी है इंटरनेट पे, मैंने एक कंप्यूटर यूज करा, अगर मैं इसकी जगह 10 यूज करूं, 10 प्रॉक्सी यूज करूं, यानी कि मैं कहूं कि भाई मेरे लैपटॉप पहले इस पे जा, फिर इस पे जा, फिर इस पे जा, फिर इस पे जा, फिर इस पे जा और फिर तू इंटरनेट पे जा, और वो इंटरनेट मेरे को रिक्वेस्ट लेके फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे वापस रिक्वेस्ट लाएगा और आउटपुट एंड में यहाँ आएगा। सो ये होता है टॉर नेटवर्क। कितना इजी है टॉर नेटवर्क, आपको समझ आ गया होगा। टॉर 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 बहुत जगह सुना होगा, लेकिन टॉर डार्क वेब ऐसे काम करता है। सो बेसिकली डार्क वेब होता क्या है, हम बहुत सारी प्रॉक्सीज का यूज करके इंटरनेट पे जाते हैं, फिर सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और जो आउटपुट होता है वो उन्हीं के थ्रू हमारे पे आता है। तो इससे हम बहुत ज्यादा, अगर कोई इसको पकड़ भी लेता है तो वो उसको पहले इसको पकड़ना पड़ेगा, फिर इसको पकड़ेगा, फिर इसको पकड़ेगा, फिर इसको पकड़ेगा और फिर वो हमारे तक पहुंचेगा। तो बहुत ज़्यादा एनोनिमिटी की एक लेवल आ जाती है हमारे ऊपर। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि इससे पकड़े नहीं जा सकते। आप देखो एक कंप्यूटर ही तो है, कंप्यूटर से आईपी एड्रेस निकालना कितना आसान होता है। इसका आईपी एड्रेस निकालो, उससे देखो कि ये किस किस से कनेक्ट था, फिर हम इससे आईपी एड्रेस निकालेंगे, ये किस किस से कनेक्ट था, इसका आईपी एड्रेस निकालेंगे, ये किस किस से कनेक्ट था। ऐसे कर करके फॉरेंसिक्स में आप
वापस पकड़ सकते हो, जो हमारा जो हैकर है उसको पकड़ा जा सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने ये सब लगा लिया तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वीपीएन भी है तो एक नेटवर्क ही ना, इस नेटवर्क से हम इस नेटवर्क पे आते हैं और उस नेटवर्क से एक सिंगल कंप्यूटर जो आप हैकर यूज़ कर रहा होता है। सो ऐसे पकड़े जाते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं, तो अगला अगर मैं समझाऊँ आपको, अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, वर्चुअल मशीन। तो बेसिकली वर्चुअल मशीन होती क्या है, देखो वर्चुअल मशीन क्या है, आप विंडोज के अंदर एक और विंडोज चला सकते हो। मान लो किसी को चलानी है कि 2 विंडोज एक साथ चलानी है, क्या उसे 2 लैपटॉप लेने पड़ेंगे? क्या अगर किसी को 4 विंडोज चलानी है, क्या उसे 4 लैपटॉप लेने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही लैपटॉप को 4 हिस्सों में बांट दो, ठीक है। हार्डवेयर जो है, जैसे रैम है आपकी 8 GB, अगर मैं सबको 2-2 GB में दे दूं तो आप एक ही कंप्यूटर के अंदर 4 विंडोज चला सकते हो 2-2 GB रैम के साथ। ऐसा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आपकी मेन जो विंडोज है, आप उसे एक विंडोज को अलग कर दो, आप यूज करो दूसरी विंडोज, ठीक है। अपनी एक वर्चुअल मशीन बना लो और उसका यूज करो। इसका फायदा क्या है, अगर मान लो कभी आप पकड़े भी जाते हो, ठीक है, अगर किसी ने आपको वापस से ट्रेस कर लिया, तो आपकी वर्चुअल मशीन यानी कि आपकी एक ऐसी विंडोज पकड़ी जाएगी जिसका आप सिर्फ हैकिंग के लिए यूज करते हो, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स उसमें नहीं है, ठीक है। तो आपकी पकड़ी जाएगी, आपकी हैक बैक जो होगी वो क्या होगी, वर्चुअल मशीन। उस पर आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल भी नहीं है, ठीक है। वो आपकी एक वर्चुअल मशीन है, उसे तो आप 2 मिनट के अंदर डिलीट कर सकते हो। आपकी जो मेन मशीन है, विंडोज जो मेन विंडोज है, वो तो बची रहेगी, आपकी सारी फाइल बची रहेगी। सो आपको इंटरनेट पे आप रिवील तब भी नहीं हो पाओगे, आपकी वर्चुअल मशीन रिवील होगी। सो ये होती है बेसिक सी वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब डीएनएस आते हैं। डीएनएस एक अलग टॉपिक है, बहुत अच्छा सा, ये थोड़ा टेक्निकल होगा तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पहले भी समझाया था कि डीएनएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो डीएनएस क्या होता है। देखो, डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। मैंने लिखा कि गूगल क्रोम पे हम लिखते हैं www.google.com, ठीक है, लेकिन इंटरनेट को क्या पता कि google.com क्या है, ठीक है। उसके लिए देखो, इंटरनेट पे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरनेट पे हमारा नाम क्या होता है, आईपी एड्रेस। हमें पहचाना किससे जाता है, आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है, हमें नाम से नहीं। ऐसे नहीं कि मेरे को पहचाना जाएगा भाई इंटरनेट पे हर्षित कौन है, तू आ जा, ऐसा नहीं है। हर्षित लाखों करोड़ हर्षित होंगे, ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस एक सिंगल होता है इंटरनेट पे, एक जने का, ठीक है। वो एक कंप्यूटर को एक ही मिला होता है। तो क्या होता है कि google.com का अगर मैं बात करूं तो डीएनएस कैसे होता है, डीएनएस एक फाइल होती है, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे। सो हम जब रिक्वेस्ट करते हैं कि google.com पे जा, सो हमारा एक डीएनएस सर्वर होता है, ठीक है। हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो सबसे पहले क्या कहाँ जाती है, डीएनएस के ऊपर। डीएनएस क्या काम करता है, वो देखेगा कि google.com की आईपी क्या है, वो चेक करेगा अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है। ऐसी लिस्ट बनी होती है facebook.com की, zoom.com की, ऐसे वो चेक करेगा कि यह आईपी एड्रेस है 192.168.45.1 रख लेते हैं अभी फॉर एग्जांपल, ये गूगल के आईपी एड्रेस है। वो हमें वापस ला के देगा, डीएनएस सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट वापस आएगी कि google.com की जो आईपी है 192.168.45.1। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे किस पे, इस आईपी एड्रेस पे। ये जो आईपी एड्रेस है, अब हम डायरेक्ट इस पे रिक्वेस्ट करेंगे और हम गूगल से कनेक्ट होंगे। तो बैकएंड पे ऐसे काम करता है। ऐसा नहीं है आप लिखते हो google.com और हम सीधा गूगल पे पहुंच जाते हैं। इंटरनेट को कुछ नहीं पता कि google.com क्या है, लेकिन उसे ये पता है कि ये आईपी एड्रेस किसकी है, ये नाम किसका है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो पहले रिक्वेस्ट जो आप इंटरनेट पे भेजते हो वो पहले जाती है डीएनएस पे, ठीक है। डीएनएस चेक करता है कि google.com की आईपी क्या है, वो आईपी वो लेता है और वो वापस आपको आईपी भेजता है और आप आईपी से कनेक्ट होते हो। अगर मैं इसको प्रैक्टिकलिटी में समझाऊं, कैसे काम करता है आप समझते हैं डीएनएस। देखो डीएनएस कैसे काम करता है, मेरे को करनी है google.com पे रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर के ऊपर, ठीक है। वो डीएनएस क्या काम करेगा, वो देखेगा अपनी लिस्ट के अंदर, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई उसमें चेक करेगा कि google.com की आईपी क्या है। फिर वो आईपी को चेक कर लेगा, फिर वो वापस हमारे पास भेजेगा कि उसकी आईपी है 192.168.1.1, कुछ भी ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और फिर हम डायरेक्ट किससे कनेक्ट होंगे, अब हम डायरेक्ट कनेक्ट होंगे इंटरनेट से यहाँ पे, ठीक है। और किसके थ्रू, वो आईपी के थ्रू, क्योंकि वो आईपी पता है, अब हम कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं डाल देता www.google.com और मैं कोशिश करता कि मैं डायरेक्ट कनेक्ट हो जाऊं, तो इंटरनेट कभी नहीं पहचान पाता कि www.google.com क्या है। लेकिन अब हमारी रिक्वेस्ट सबसे पहले पता है कैसे जाती है, ऐसे जाएगी डीएनएस के पास, वो इसे आईपी एड्रेस देगा और अब हम आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट करेंगे और आईपी एड्रेस से हम गूगल से कनेक्ट होंगे। लेकिन एनोनिमस के बीच में मैं डीएनएस का टॉपिक क्यों लाया, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। बेसिकली आप एक बात समझना, अगर देखो हमारी सारी रिक्वेस्ट, इसका मतलब हम किसी भी साइट पे जा रहे हैं वो डीएनएस तो होके जाएगी, क्योंकि आईपी एड्रेस तो हमें चाहिए ना। वो आईपी एड्रेस कौन दे रहा है, डीएनएस दे रहा है। आईपी एड्रेस हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
तो हर रिक्वेस्ट हमारी जा रही है डीएनएस पे। अगर किसी के हाथ हमारा डीएनएस लग जाए तो इसका मतलब हमारा तो सब कुछ रिवील हो गया कि हम कौन कौन सी साइट पे जा रहे हैं, हमारी आईपी एड्रेस क्या है, हमने किस साइट पे, हमने कौन सी साइट कब रिक्वेस्ट करी थी, किस टाइम पे रिक्वेस्ट करी थी, ये सब कुछ हमारा रिवील हो सकता है डीएनएस से। तो डीएनएस ये कहीं पे नहीं बोला जाता कि डीएनएस अपना चेंज करो, लेकिन मैं बोलता हूं कि डीएनएस अगर कभी पकड़ा जाता है आपका डीएनएस तो आपका सब कुछ रिवील हो सकता है। इसलिए डीएनएस भी ऐसा यूज करो जो रिलायबल हो, आपको एनोनिमिटी, आपकी प्राइवेसी को मैटर रखता हो, ठीक है। आप जो बाय डिफॉल्ट मिलता है वो आईएसपी का, आईएसपी कौन, आप एयरटेल यूज कर रहे हो तो एयरटेल का अपना होगा, तो आपकी पहली रिक्वेस्ट कहां जाती है, हमेशा एयरटेल पे। एयरटेल उसको आईपी एड्रेस पे कन्वर्ट करता है, फिर वो आप पे वापस आती है और फिर आप दोबारा गूगल से कनेक्ट होते हो। ये चलता है पूरा लंबा किस्सा इसका, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा कोई लेना है तो आप गूगल का भी यूज सकते हो, गूगल का अपना डीएनएस। तो फिर क्या होगा, पहले गूगल के डीएनएस पे जाएगी, गूगल का डीएनएस चेक करेगा कि उसकी आईपी एड्रेस क्या है, फिर वो वापस देगा। तो गूगल भी आप यूज कर सकते हो, गूगल का डीएनएस, ठीक है। अब हम आते हैं अगर अगले पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट है हमारा इनकॉग्निटो मोड। इसके बारे में मुझे नहीं बताना चाहिए, इनकॉग्निटो मोड सबको पता है। इनकॉग्निटो मोड क्या है, बेसिकली देखो हमारी हर चीज जो है वो हमारे गूगल क्रोम हो गया, गूगल हमारी सेव करता रहता है। आप किसी साइट पे जाते हो तो आप देखते होगे कि सेव का ऑप्शन आता है कि आपने पासवर्ड डाला हुआ, तो सेव का ऑप्शन आता है, आपको ये पासवर्ड अगले टाइम के लिए सेव करना है। तो इनकॉग्निटो मोड क्या है, वो कुछ भी सेव नहीं करता आपका, यानी कि आप किस साइट पे जा रहे हो, किस टाइम पे जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो साइट पे, कुछ भी आपका सेव नहीं करता, ना गूगल ना कोई भी ब्राउजर होगा वो कुछ भी सेव नहीं करता। तो ये होता है इनकॉग्निटो मोड। ये ऐप्स के अंदर भी आता है, जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब के अंदर भी अब लॉन्च हो चुका है इनकॉग्निटो मोड, तो आप यूज कर सकते हो। तो आपकी कौन सी वीडियो आप कब चला रहे हो और आपको क्या वीडियो पसंद है वो सब आपकी हटा दी जाएगी, आप बिल्कुल एक ब्रांड न्यू यूजर की तरह रहोगे यूट्यूब के ऊपर। सो वो होता है इनकॉग्निटो मोड। उसके बाद एड ब्लॉकर, यहाँ एड ब्लॉकर क्यों यूज करा गया, देखो एड ब्लॉकर की अगर मैं बात करूं तो एड ब्लॉकर होता है कि देखो एड ब्लॉकर होता किस लिए है, आपको ऐड दिखाए जाते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका उसमें क्या होता है, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें चली जाती हैं कि इस बंदे की आईपी एड्रेस क्या थी, ये कंप्यूटर क्या यूज़ कर रहा था, और आप तक मैं आपको बताता हूँ इवन आपका ये भी चले जाता है कि आपने अपने जो ब्राउज़र है वो आपने फुल स्क्रीन यानी कि मिनिमाइज खोला हुआ है, मैक्सिमाइज, ये तक जाता है आपका। अगर आप किसी ऐड पे क्लिक करते हो ये सब आपका, क्योंकि ब्राउज़र सेव करता है और ये ब्राउज़र से उसके थ्रू जाया जाता है, तो ऐड पे क्लिक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी आपकी बहुत सारी के एनोनिमस नहीं रहने देते वो भी आपको। सो ऐड पे नहीं क्लिक करना चाहिए, ऐड ब्लॉकर्स यूज़ करो जिससे ऐड ब्लॉक हो जाए, आपके सामने आ ही ना ऐड। उसके बाद सिक्योर मैसेजिंग ऐप, देखो भाई मैसेज सब करते हैं लेकिन आप एक मेरी बात सुनना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको लगता है क्या व्हाट्सएप सिक्योर है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपने ये सुना होगा, अभी न्यूज़ पे भी चल रहा था कि व्हाट्सएप पे अगर कोई गलत मैसेज स्प्रेड करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो कैसे पकड़ा जा रहा है, आपका हर एक एक मैसेज रीड किया जाता है। मैं आपको अभी सच्चाई बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। आपका हर एक एक मैसेज रीड किया जाता है, आपकी हर चैट्स पढ़ी जाती है। जिसकी चैट उन्हें लगती है कि ये मैसेज बहुत ज़्यादा फेक है वो बैन कर दिए जाते हैं, वो आगे स्प्रेड नहीं होने दिए जाते। तो आपको इससे समझ आ रहा होगा। तो सिक्योर मैसेजिंग ऐप यूज़ करो। अब आप कहोगे कि यार सिक्योर कौन सा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक साइट hack.chat, ये हर्षित मेरा सर्वर है ये। सो बेसिकली आप ऐसे चैट कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, आपकी हिस्ट्री में जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कि आपने क्या यूज़ करा, क्या चैट, कोई नहीं कभी पढ़ पाएगा। आप यहाँ से अगर रीलोड करोगे सब कुछ आपका गायब हो जाएगा। कोई यहाँ यूज़र भी था हर्षित, कोई साइबर एक्सपर्ट नाम से भी यूज़र था, आप क्रॉस करोगे कुछ भी आपका सेव नहीं होगा। ये ना आपका कोई पढ़ सकता है। ये एनक्रिप्टेड है, यानी कि एनक्रिप्टेड मतलब जब ये सेंड हो रहा होगा तो बीच में इंटरनेट पे ये पता है कैसे जा रहा होगा, आई एम फाइन है ना, आई का ए बन जाएगा, ए का बी बन जाएगा, तो ऐसे चेंज होके जाएगा, कोई समझ ना पाए। अगर कोई मैसेज पर किसी के हाथ लग भी जाए, ठीक है। अगर मैं सेंड करता हूँ आई एम फाइन टू, ठीक है, तो उधर से रिप्लाई आएगा बिल्कुल। देखो अगर आपको अच्छा सिक्योर मैसेजिंग ऐप लेना है तो ये मत सोचना व्हाट्सएप की तरह रंग बिरंगा अच्छा सा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, अगर आप सेफ चाहते हो, जितनी सेफ्टी चाहते हो उतना को अंतर पड़ता है, ठीक है। ये भी एक नॉर्मल जैसे होता है चैट का एप्लीकेशन वैसा ही एप्लीकेशन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। आप इस पर भी चैट कर सकते हो, कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आता है सिक्योर मैसेजिंग ऐप हमारा हो चुका है फाइल श्रेडर। तो बेसिकली देखो आप ये मान लो जब आप फाइल को डिलीट करते हो ना, तो इस बात को मान के चलो वो फाइल आप चाहे रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दोगे वो फाइल कभी डिलीट नहीं होती, ठीक है। उसके लिए स्पेशल ऐप आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने गलत बोल दिया कि कभी डिलीट नहीं होती, लेकिन एज अ नॉर्मल यूज़र आप डिलीट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए फिर अलग से काम टेक्निकलिटी थोड़ी सी यूज़ करनी पड़ती है, थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ता है चीज़ों के। तो आपको
उसको फाइल को डिलीट करना पड़ता है। पता है वो फाइल डिलीट नहीं होती, आप सोचते हो कि मैंने डिलीट करी है वो डिलीट हो गई, ऐसा नहीं है। आप रिसाइकल बिन से भी अगर आप उसको डिलीट कर दोगे वो डिलीट नहीं होती, वो पड़ी रहती है आपके लैपटॉप के अंदर, वो वापस रिकवर करी जा सकती है। उसके लिए आते हैं हमारे पास फाइल श्रेडर्स, ठीक है, ये ऐप होते हैं, तो ये परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, कोई उनको फाइल को रिकवर भी नहीं कर सकता, ये उसको पूरी परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। तो आप चाहते हो कोई ऐसी फाइल है, आप एनोनिमस रहना चाहते हो, आप अपनी फाइल्स को एनोनिमस रखना चाहते हो, आपने डिलीट मार दिया है, कोई उन्हें रिकवर ना कर पाए, तो आप फाइल श्रेडर ऐप यूज कर सकते हो, ठीक है। सेफ सर्च इंजन, यानी कि जैसे गूगल है, याहू है, तो ये बहुत ज्यादा आपकी जो एनोनिमिटी है उसको तो मतलब धज्जियां उड़ाते हैं। मैं कहूँ अगर बिल्कुल वर्ड यूज करूँ तो धज्जियां उड़ा देते हैं। क्यों? आप कभी ना सर्च करना, कोई एक वर्ड सर्च करना, अगली बार से वो आपके आगे आए। मान लो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ हेलो, तो अगली बार से मैं लिखूंगा ना येलो, तो उसके आगे लिखा आएगा सजेस्टेड वर्ड हेलो, ठीक है। तो कैसे आ रहा है? वो ऐसे ही तो आ रहा है कि आप जो चीज को बार बार यूज करते हो ये उसको अपने अंदर सेव कर लेते हैं, अपने सर्वर पे एनालाइज कर देते हैं कि ये यूजर इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करता है, तो अगली बार वो जब भी इस वर्ड के आसपास को कोई वर्ड सर्च करेगा तो हम सर्च में दिखाएंगे कि आप हेलो बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो आपका बहुत ज्यादा डाटा ये लोग यूज करते हैं। सो इसके लिए डक डक गो एक बहुत अच्छा आता है, जो गूगल की जगह आप रिप्लेस करके यूज कर सकते हो। वो आपकी एनोनिमिटी को, प्राइवेसी को वहीं पे रखेगा, बिल्कुल अच्छे लेवल पे रखेगा, वो यूज कर सकते हो। उसके बाद सेव ब्राउजर, गूगल क्रोम, वही आपके पासवर्ड सेव करता है, आपके हर चीज सेव करता है, आप कौन सी साइट पे जा रहे हो, आपकी हिस्ट्री सेव होती है, सब कुछ सेव होता है। लेकिन इसके लिए भी सेफ ब्राउजर आते हैं जो आपकी प्राइवेसी को मैटर रखते हैं, प्राइवेसी का, उसके लिए भी अच्छे आते हैं, जैसे टॉर हो गया, लेकिन टॉर पे आपको गूगल जैसी साइट नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर आते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चैटिंग ऐप मैंने आपको दिखाई दिया है। उसके बाद एनोनिमस सर्विसेज, देखो एनोनिमस सर्विसेज में सब कुछ काउंट कर रहा हूँ, वो चाहे वीडियो कॉल के आप जूम है और जूम एनोनिमस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और आप चाहे मैसेज की बात करो, किसी भी ईमेल की सर्विस की बात करो, तो हमेशा कोशिश करो ऐसी सर्विसेज यूज करो जो आपकी प्राइवेसी को मैटर करती हो, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप ऐसी सर्विसेज व्हाट्सएप, जीमेल और फेसबुक यूज करोगे, उतना ज्यादा आप अपनी प्राइवेसी को दूसरों के हाथ में दे रहे हो यूज करने के लिए, तो वो सब यूज करना बिल्कुल बंद कर दो। उसके बाद अगला है यूज, ये रिपीट हो गया है, सॉरी बहुत सॉरी। और बात करते हैं फेक ईमेल्स की, तो भाई फेक ईमेल्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। फेक ईमेल्स बहुत ज्यादा यूज करो। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, परेशान हो जाओगे, स्पैम इतने ज्यादा आएंगे, एडवर्टीजमेंट इतने ज्यादा आएंगे कि परेशान हो जाओगे। जहां पे जरूरत नहीं है वहां फेक ईमेल यूज करके अपना काम चलाओ, बिल्कुल ओरिजिनल ईमेल कहीं पे भी मत डालो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट हैक हो जाती है, तो क्या आपकी ईमेल नहीं हैक हुई? आपने वहां पासवर्ड डाला होगा ना एंटर करने के लिए, तो आपका पासवर्ड जाएगा, आपकी ईमेल जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। तो ऐसे किसी भी वेबसाइट में मत डाला करो अपनी ईमेल। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर अपना अच्छा चूज करो। आप लोकल यूज करते होंगे ना वाईफाई, अगर राउटर आपने ले रखा है तो आप किसी से भी ले सकते होंगे, भाई आपने 4-5 जो यहाँ पे कनेक्शन लगाने वाले हैं हमारे शहर के अंदर, किसी से भी। लेकिन उनसे बिल्कुल ये बात रखना कि अगर कोई भी हमारे बारे में पूछता है, किसी भी हमारी चीज को मांगता है, तो मत देना आप ऐसे ही किसी को मत बांटना, तो आप उन्हें बताओ, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर पे भी ऐसे रिलायबल मत रहना, उसको पहले बोल दो कि भाई मेरी प्राइवेसी मैटर रखना थोड़ा सा, आप जब भी आए। फायरवॉल की बात करें, फायरवॉल तो इनबिल्ट भी आती है, लेकिन एक्सटर्नल भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि फायरवॉल वायरस इसको रोकती है। अगर बाहर से कोई आप पे कनेक्शन बनाना चाह रहा है बेफालतू का, तो उसे रोकती है। अंदर से अगर कोई वायरस बाहर किसी कंप्यूटर पे बनाना चाह रहा है तो उसे रोकती है। बहुत काम करती है फायरवॉल, तो फायरवॉल को यूज करो। स्पैम पे कभी मत ध्यान दो, स्पैम तो फंसाने के लिए होता है, स्पैम पे कभी मत ध्यान देना, स्पैम ले डूबेगा। अगर आप क्लिक करते हो आपके पासवर्ड जाएंगे, आपकी ईमेल जाएंगी। स्पैम तो मतलब एडवर्टीजमेंट भी मैं काउंट कर रहा हूँ स्पैम के अंदर, एडवर्टीजमेंट की ईमेल्स आती है, मैसेज आते हैं, उन सबको छोड़ दो, मत क्लिक करो गलती से भी। फोन कॉल, आपकी हर एक फोन कॉल जो है वो ट्रेस हो रही है। सो इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि कैसे आप सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी कभी सोचा नहीं इस बारे में। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपकी सोचो कि कैसे पता चलता है कि दो टेररिस्ट आपस में क्या बात कर रहे हैं। हर एक फोन कॉल, आप अगर उनके निशाने पे हो तो आपकी हर एक फोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा होगा, आप कहाँ से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ सुना जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है एनोनिमस होने के ऊपर। कीप रोटेटिंग योर मैक एड्रेस, यानी कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हमारा जो लैपटॉप का एक एड्रेस होता है ना, वो उसको रोटेट करते रहो, ठीक है। और पब्लिक आई, देखो आईपी तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आईपी से एक बारी को, एक मैं सिनेरियो ले रहा हूं, पकड़े जा सकते हो आईपी से भी, एक बारी को आप आईपी से नहीं भी पकड़े जाए। लेकिन अगर आपका मैक एड्रेस पकड़ा गया तो मैक एड्रेस वर्ल्ड में सिर्फ एक मिलता है और वो कभी रोटेट नहीं होता है। यानी कि मेरे लैपटॉप को जो मैक एड्रेस मिला होगा वो
इसी को मिला होगा वो कभी रोटेट नहीं होता। सो बिल्कुल मैक एड्रेस चेंज करते रहो अपना, ठीक है। परमानेंट मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप उसको टेम्पररी बार बार चेंज कर सकते हो, रोटेट करते रहो, जिससे कभी आपको मैक एड्रेस किसी को पता ना चले। अब मैंने कहा था बोनस पॉइंट, तो अगर मैं बोनस पॉइंट पे आऊं तो बोनस पॉइंट है हमारा यूज अनदर्स रिसोर्सेज, यानी कि किसी और के लैपटॉप से अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो किसी और के नेटवर्क से, साइबर कैफे में जाके काम करो, किसी मॉल के वाईफाई को यूज करो, ठीक है। ऐसी चीजें यूज करोगे तो उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा रिस्क कम हो जाएगा। कभी आपकी एनोनिमिटी लीक भी होगी तो उस कंप्यूटर की होगी, उस नेटवर्क की होगी, उस वाईफाई की होगी, आपका कुछ भी लीक नहीं होगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड।